हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में मैंने आपको इससे पीछे का करवा दिया है। तो इस वीडियो में पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं प्रोटीन की संरचना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके, तो आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए पार्ट 3 में हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, द्वितीयक संरचना तृतीयक एंड चतुर्थ संरचना की होती है। ओके, तो इसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें हम देखते हैं प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम में इसके स्थान के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा और अन्य अमीनो एसिड कौन सा होगा। तो हमें जो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर वो क्या बताती है, वो हमें बताती है कि जो अमीनो एसिड से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, तो जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड है वो कैसे जुड़ते हैं, कौन से जुड़ते हैं, कौन से स्थान पे जुड़ते हैं। ओके, तो इस सब की जानकारी हमें प्रोटीन्स की जो प्राथमिक संरचना है वो देती है। फॉर एग्जांपल देखिए जो है प्रोवेल हिज, ये लिखा है क्या है, ये आपके अमीनो एसिड ये आपका ASP है। ओके, तो ये आपके अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन से स्थान पे 4 ग्रुप में ये जुड़ा है, तो हमें ये कौन बताता है, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा नाइट्रोजन सिरा अमीनो एसिड एंड टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा कार्बन से कोई भी साइड ग्रुप जुड़ रहा है। और ये हमारा दूसरा है अमीनो ग्रुप से कार्बन सिरा सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ओके, तो बीच में क्या हमारी अमीनो एसिड इसमें जुड़ रहा है, तो हमें बताता है कि अमीनो एसिड कौन से स्थान पे जुड़ रहा है। कल्पना करें कि प्रोटीन एक सीधी रेखा है। ओके, तो उसके बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो एसिड मिलता है। इसमें लिखा है तो उसके बाएं सिरे पर प्रथम, ओके, और दाएं सिरे पर अंतिम एमिनो एसिड मिलता है। प्रथम एमिनो एसिड को नाइट्रोजन सिरा कहते हैं हम, या नाइट्रोजन टर्मिनल कहते हैं, और अंतिम एमिनो एसिड या सी टर्मिनल कहते हैं। ओके, अब आती है प्रोटीन्स की एक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो प्रोटीन में एमिनो एसिड एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होते। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहा था ना हमने, कल्पना करी थी कि जो प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं वो सीधी रेखा के रूप में होते हैं, लेकिन नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो कुंडलित होते हैं। प्रोटीन में एमिनो अम्ल केवल दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं, ये इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है। ओके, अब हम बात करते हैं उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर की, तृतीयक संरचना। प्रोटीन की लंबी लड़ी ही अपने ऊपर एक ऊन के गोले के समान मुड़ी होती है, इसे हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यह प्रोटीन के 3D रूप को प्रदर्शित करती है। एंड फिर आता है इसकी चतुष्क संरचना। ऐसे प्रोटीन जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं। चतुष्क संरचना के प्रोटीन्स मल्टीमेरिक होते हैं, मतलब 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। ओके, मल्टीमेरिक। जैसे हमारे खून में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 4 में मतलब 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स की। फर्स्ट है अल्फा क्रिएटिन। कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जंतु के शरीर की स्केल्स, नाखून, पंख, रोम, कछुए की खोल, सींग आदि में अल्फा क्रिएटिन से ये मिलकर बनी होती है। सेकंड प्रोटीन आता है आपका बीटा क्रिएटिन। रेशम के धागे में पाए जाने वाला जो फाइब्राइन है वो वाला प्रोटीन कौन सा होता है आपका, बीटा क्रिएटिन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कोलेजन। यह संयोजी तक अस्थियों, उपास्थियों, कंडराओं, टेंडोन्स, मसल्स को बॉन्ड, देखो अभी यहाँ पे है ये कंडरा होती क्या है, टेंडन्स होते क्या है, तो मसल्स को बॉन्ड से जो जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं कंडरा। ओके, रुधिर वाहिनियों की दीवार, नेत्र के कोने का प्रमुख अंग बनाता है कौन, कोलेजन प्रोटीन। जंतुओं के दौड़ने उछलने की क्षमता अस्थि संधियों में पाए जाने वाले कोलेजन की अधिकता के कारण ही होती है। वृद्धावस्था में कोलेजन के कठोर हो जाने के कारण जोड़ों में ही हमें दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो कोलेजन हमारी क्या है, जो हमारी प्रोटीन है वो कठोर हो जाती है। इलास्टिन क्या होता है, ये भी प्रोटीन है, ये भी कोलेजन जैसे प्रोटीन है, और किंतु इसमें दोनों ओर से खिंचाव होने की क्षमता होती है, सहने की क्षमता होती है। ओके, यह लिगामेंट्स, स्नायु और ऊतकों में पाया जाता है। अब स्नायु, ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, एक हड्डी को जो दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं स्नायु। इलास्टिन प्रोटीन खिंचाव खत्म होने पर ही अपनी मूल दशा में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन आता है साइटोक्रोम C। रंगीन लोह युक्त गोलाकार प्रोटीन होती है। ओके, हीमोग्लोबिन ये RBC की अभिगमन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। रेड ब्लड कॉर्पस, जब हम सांस लेते हैं तो सांस फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में एक संरचना होती है बहुत छोटी, उसे कहते हैं एल्वियोलाई, और इसी को चारों तरफ से रुधिर वाहिनियां घेरे रखती है, जिसमें रक्त बहता रहता है। इस RBC पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ता है। ओके, एक हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 4 आयरन एटम होते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन भी करता है। अब आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन GIGG। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका महत्वपूर्ण गोलाकार प्रोटीन होता है। ये एंटीजन से जुड़ने वाला सीरम प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है आपका रूबिस्को। ओके, राइबोलेज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। यह पौधों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, जो कार्बन स्थिरीकरण के द्वारा राइबोलोज 1.5 बिस्फॉस्फेट का CO2 के साथ अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है, जिससे 3 कार्बन वाला 2 अणु फॉस्फोगिलसेट बनता है। ओके,
अब हम देखते हैं प्रोटीन्स के कौन कौन से कार्य होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। थ्रोबिन और फाइब्रोनोजन रुधिर के प्रोटीन्स होते हैं जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायक होते हैं। एंड जो हमारी बॉडी है उसकी सुरक्षा में प्रयुक्त प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो टॉपिक है प्रोटीन्स वो तो हो जाता है खत्म। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशन ने की थी। इन्होंने इसे न्यूक्लिक नाम दिया। अल्टमान ने क्या बताया कि न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो आपकी शुगर, एक नाइट्रोजन बेस एंड एक फॉस्फेट ग्रुप। ओके, उन्होंने अम्लीय प्रकृति के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड दिया था। ओके, क्योंकि इसमें एसिड जुड़ा है, इसकी नेचर अम्लीय थी, एसिडिक थी, तो इसने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है तथा न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट समूह एंड नाइट्रोजन क्षार। जो आपकी ये पेंटोज शुगर है वो पंचकार्बोनीय शुगर भी कहते हैं इसको। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है? आपका PO4 2 नेगेटिव। जो आपकी पेंटोज शुगर है ये 2 टाइप के होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए ये आपकी राइबोज की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, राइबोज जो शुगर होती है उसमें 2 और 3 प्रोटीन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। देखिए आपकी राइबोज की स्ट्रक्चर बनती है। ये आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, यानी कि फोर्थ कार्बन है। इस फोर्थ कार्बन से आपका जुड़ा है CH2OH एंड इससे आपका H जुड़ा है एक, एंड इस वाले कार्बन से आपका H एंड OH जुड़ा है। इस वाले से आपका H एंड OH अटैच है एंड इस वाले कार्बन से OH H अटैच है, ये ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या है? आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जब आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है तो आपका क्या होता है? राइबोज। डीऑक्सीराइबोज में देखते हैं अब क्या होता है। देखिए डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि इसमें सेकंड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता। ओके, जब आपका सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं तो उसको हम कहते हैं राइबोज। एंड जब आपके सेकंड पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता पर आपके थर्ड पे होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ओके, इसमें सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप देखते हैं हम, डीएनए, आरएनए। डीएनए की फॉर्म सबको पता होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। यह 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। पेंटोज शुगर में क्या आता है? इसको पंचकार्बोनीय शुगर भी कहते हैं। पेंटोज जो शुगर होती है 2 टाइप की होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। जो राइबोज शुगर होती है उसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप पाया जाता है, मैंने अभी बताया है। और जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंडरी जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप वहाँ नहीं होता। माना यह जाता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर का निर्माण राइबोज शुगर से हुआ है। अब आता है नाइट्रोजन क्षार। न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण करने वाले नाइट्रोजन क्षार को 2 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। तो फर्स्ट आता है पिरिमिडिन। इसमें जो हेक्सागोनल का एक वलय रिंग होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं और मोनोसाइक्लिक होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये स्ट्रक्चर होते हैं थाइमिन की एंड ये साइटोसिन की एंड ये यूरेसिल की। यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से एंड थाइमिन को टी से। नेक्स्ट आता है आपका प्यूरिन। ये क्या होते हैं? डाइसाइक्लिक। वो मोनोसाइक्लिक थे। पिरिमिडिन और प्यूरिन क्या होते हैं? डाइसाइक्लिक। ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन की स्ट्रक्चर एंड गुआनिन की स्ट्रक्चर ही होती है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, मैंने बताया। न्यूक्लियोटाइड में 3 हमारे ग्रुप होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पेंटोज। अब हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड की। ओके, बात है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? देखिए यहाँ पे स है। ओके, इसका निर्माण नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर के मिलने से होता है। इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। यही आपको करना है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर आपका बनाती है न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब आता है आपका न्यूक्लियोटाइड। इनका निर्माण फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर दोनों से होता है। और इसमें पेंटोज शुगर के प्राथमिक कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है और पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ओके, फिर आता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं आपस में एक चैन बनाते हैं तो होकर बहुलक बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है। फॉस्फेट का एक अणु न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 3 कार्बन से जुड़ता है। तो आपको फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है कि जो आपके ये 2 न्यूक्लियोटाइड है वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? वो हमारे फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं आपस में। ये पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एंड रिमूव वाटर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। कुल मिला के जो आपके 2 न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में फॉस्फेट ग्रुप द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, अब आता है न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ओके, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजन बेस सब होते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो अणु है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है
ओके, न्यूक्लियोटाइड की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जब प्रति समांतर विन्यास में जुड़ी रहती है, दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से एक एक से जुड़े रहते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है सब कुछ। एंड फिर आता है आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में क्या होता है, जो राइबोस, पेंटोस शुक्र, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन, नाइट्रोजन बेस सब होते हैं। आरएनए का जो अणु है वो क्या होता है, इकहरी, ये मतलब डबल लेयर का नहीं होता, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आता है आपका संदेशवाहक, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, शॉर्टकट में एमआरएनए। यह सबसे लंबा आरएनए अणु है। इनका निर्माण केंद्रक के डीएनए से होता है। इस पर अनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, जिसके अनुसार प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। सेकंड आता है आपका ट्रांसफर आरएनए, जिसे शॉर्टकट में टीआरएनए कहते हैं। यह सबसे छोटा आरएनए अणु है। इसकी त्रिआयामी संरचना होती है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, यह सर्वाधिक स्थायी और अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए या राइबोसोम में उपस्थित रहता है। फिर आते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ये सभी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड से एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आपका न्यूक्लिक एसिड भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वसा, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। वसा को हम लिपिड भी कहते हैं। लिपिड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्रोर नामक वैज्ञानिक ने। ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें घुलनशील होता है। फॉर एग्जाम्पल घी, मक्खन, मोम, विटामिन ए, डी, ई, तिल का तेल आदि वसाओं के उदाहरण है लिपिड्स। ओके, वसा का निर्माण 3 वसा अम्ल, 3 फैटी एसिड से होता है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से होता है। ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, एस्टर बॉन्ड से। अब वसा के प्रकार, सरल वसा है, उदासीन वसा। इन वसाओं में केवल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त एंड असंतृप्त। जो संतृप्त का एग्जांपल है वो है पामेटिक एसिड वसा, और असंतृप्त का ओलिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त वसा, कंपाउंड लिपिड्स। इन वसाओं का निर्माण वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल से होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड क्रोमोलिपिड। फिर आता है आपका ड्राइव्ड लिपिड्स। इन वसाओं का निर्माण जो है सरल और जटिल वसाओं के हाइड्रोलाइसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड। वसा के कार्य क्या है, रक्षात्मक आवरण, हार्मोन संश्लेषण, उष्मारोधी स्तर, विलायक के रूप में संरचनात्मक घटक, संचित भोजन में ऊर्जा के स्रोत। ओके, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर में आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका एटीपी, जिसकी फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन के एक अणु, राइबोस शर्करा के एक अणु तथा फॉस्फेट के 3 अणु से होता है। सबसे पहले क्या हुआ, एडेनिन और राइबोस जो शुगर है उसका अणु मिलकर एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फिर जो न्यूक्लियोसाइड है उसका एक फॉस्फेट अणु से वो मिलता है और न्यूक्लियोटाइड एएमपी अथवा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। इस बॉन्ड में 1500 से लेकर 1800 कैलोरी मोल ऊर्जा संचित होती है। एंड एएमपी में एक और फॉस्फेट अणु उच्च ऊर्जा बनते जब जुड़ता है तो हमारा बनता है एडीपी। ओके, एडीपी में एक फिर से फॉस्फेट अणु जुड़ता है, तीसरा कहते हैं जिसे हम तीसरा फॉस्फेट अणु, वो हमारा बनाता है एटीपी। ओके, एटीपी को हम कोशिका ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में जो ऊर्जा होती है उसकी क्या होती है, करेंसी होती है, तो एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, एटीपी का महत्व क्या होते हैं, विभिन्न संश्लेषण क्रियाओं जैसे प्रोटीन निर्माण, कार्बोहाइड्रेट निर्माण, वसा निर्माण, न्यूक्लिक एसिड में एटीपी की आवश्यकता होती है। कोशिका विभाजन, वृद्धि, श्वसन आदि क्रियाओं में एटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड ये क्या है आपका, ये आपका एटीपी का प्रोसीजर कि कैसे बनता है। मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका क्या होता है, एडेनिन होता है, ये आपका राइबोज है। 3 फॉस्फेट रेडिकल आपके ग्रुप होते हैं। सबसे पहले एडिनोसिन बनता है एंड फिर आपका बनता है एएमपी, फिर एडीपी एंड फिर एटीपी आपका बन जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो चलिए अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी जरूर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, जैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए ठीक आपको भी बिल्कुल वैसे ही करने हैं। ओके, और आपको किसी भी चैप्टर पे नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स है, आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको वीडियो को पॉज करने फटाफट इन्हें अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी जरूर करें। ओके, कमेंट्स से क्या होता है, कमेंट्स जब आप करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चों को पसंद आ रही है कि मैं और वीडियो डालूँ या ना डालूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, और बैड कमेंट्स प्लीज़ मत किया करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है 3 महीने से वीडियो बनाते हो और फिर आप बैड कमेंट्स करते हो। ओके,
और फ्रेंड्स मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उस चैनल का नाम है कीर्ति व्लॉग्स। मैंने उसे दे भी रखा है मैंने उसका लिंक, तो प्लीज़ आप वो चैनल उस पर जाके सब्सक्राइब कर लिए। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी और शेयर भी करें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी नोट्स दिखाऊंगी। एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगी जिसमें कंप्लीट चैप्टर का नोट्स होगे। ओके, आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना। ओके।